नमस्कार। ज्ञानवीर एकेडमी के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट एन के। पिछली क्लास में हमने फर्स्ट ग्रेड के PYQ सीरीज स्टार्ट की थी और अपन ने करीब करीब 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। विधि व्याख्या हल कर रहे हैं। एक्चुअल में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आपका एक प्रश्न आपको 4 प्रश्न करवा के जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और जितने भी क्वेश्चंस अपन करेंगे उसके बाद में अपन ये भी देखेंगे कि कितने रिपीटेड क्वेश्चंस है। और मैंने आपको कल वाली क्लास में बोला था कि आरपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हो रहे हैं। कल वाली 10 क्वेश्चंस में भी मैंने आपको 2 क्वेश्चन रिपीट बताए थे, तो रिपीटेशंस चलता रहता है। तो बात करते हैं आज आगे वाले क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11। आज की जो अपनी क्लास है ये भी PYQ सीरीज पे ही है और कंटिन्यू चलेगी। और 2014 से लेकर 2011 तक, 2024 से लेकर 2011 तक के जितने भी क्वेश्चन है अपन उन सब के बारे में बात कर रहे हैं। तो पिछली क्लास तक अपन ने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं। 2022 के क्वेश्चंस, 2024 के क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। 22 के क्वेश्चन अपन ने स्टार्ट कर दिए थे। और 2024 का ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, स्कूल लेक्चरर का। किसका क्वेश्चन है ये आपका? ये है आपका स्कूल लेक्चरर का क्वेश्चन है। बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका दे रखा है वो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पर। अब ये आपका 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है, आई थिंक, है ना। उसमें दे रखा है रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। फर्स्ट चैप्टर है, आई थिंक 2 नहीं सर, फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 है, उसमें से दे रखा है क्वेश्चन। तो वहीं से अपन कर रहे हैं इसकी बात, है ना। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको दे रखा है H2O, Fe3O4 और H2, है ना। ये क्या बोल रहा है आपका, जो वापस एक बार ये आपसे बात कर रहा है यहाँ पर। 1 सेकेंड, ओके, कंप्लीट। हाँ, तो ये बात कर रहा है संतुलित करना है समीकरण को। आपके पास में एक तो दे रखा है यहाँ पर आयरन दे रखा है Fe, ठीक है। नंबर 2 दे रखा है आपके साथ H2O वाटर दे रखा है, Fe3O4 दे रखा है ना। और एक दे रखा है आपका H2, तो हाइड्रोजन दे रखा है आपका Fe3O4 दे रखा है यहाँ पर, है ना। और Fe और एक H2 यहाँ पे दे रखा है इसका रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को करना है अपन को यहाँ पर सेटिस्फाइड करना है, या इसको अपन बोल सकते हैं संतुलित करना समीकरण को। तो संतुलित करने के लिए समीकरण का यहाँ पर दे रखे हैं आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं कि भाई अपन को ये देखना है कि इधर भी कितना Fe, इधर भी कितना Fe। तो आप देखिए इधर Fe कितने, Fe3 है, इधर Fe कितना है, 1 है। तो इधर अपन 3 लगा देंगे Fe। तो ऑप्शंस को भी अपन यूज कर सकते हैं, ऑप्शन लगाने से अपना क्वेश्चन निकल जाता है। तो 3 लगाया अपन ने Fe, तो 3 Fe लगाने पर इधर भी Fe3 हो गए, बिल्कुल राइट है। अब हाइड्रोजन देखिए, इधर भी H2 उधर भी H2, मतलब हाइड्रोजन ओके है। ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर? ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन है 1। तो अपन क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर लगा देंगे अपन ऑक्सीजन का तो हो गया 4, ओके। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि यहाँ H2O का लगा देंगे 4। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर रहेगा, पहली बात तो वो रहेगा 3 4 1 4, 3 4 1 4, मतलब आपका आंसर रहेगा 2 नंबर। कैसे रहेगा देखो, इसकी व्याख्या देखते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें यहाँ सुनिश्चित करना होगा कि अभिकारक हो। अभिकारक मतलब जो ये अभिक्रिया का साइन है इसके इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर है, उनको बोलते हैं अभिकारक। और राइट हैंड साइड पर होते हैं, उसको बोलते हैं उत्पाद। तो उत्पादों, अभिकारकों, उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, जैसे दिया गया समीकरण ये है अपने पास Fe प्लस H2O, Fe3O प्लस H2। तो इसे संतुलित करने के लिए हमें चरणबद्ध तरीके से गुणांकों को समायोजित करते हैं। जैसे पहले लोहा है, तो उत्पाद पक्ष पर Fe3O4 में 3 Fe परमाणु है, इसलिए अभिकारक पक्ष में भी हमें 3 Fe की जरूरत होगी। तो अपन ने बोला ना, इधर भी अगर Fe3O4 में 3 Fe है तो इधर भी कितने होने चाहिए? 3। तो अपन यहाँ पे भी क्या कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे 3 Fe। समीकरण हो जाएगा 3 Fe प्लस H2 Fe3O4 प्लस H2। अभी भी समीकरण संतुलित नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पे कितना है? 4, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1। बाकी सभी संतुलित हो चुके हैं। तो इस संतुलित करने के लिए हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट दे रखा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को क्या बोला इसने? ऑक्सीजन के अंदर बोल रहा है Fe3O4 में 4 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। अभिकारक पक्ष में ऑक्सीजन के केवल एक ही ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है। तो इसलिए हमें 4H2, मतलब अपन को क्या करना है, अपन को यहाँ पर H2O को यहाँ पर कर दिया अपन ने कितने? 4। तो जैसे अपन ने 4H2O कर दिया तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया आपका? ऑक्सीजन हो गया आपका 4। 4H2O का मतलब क्या हो गया? 4 2 8, मतलब आपका ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर 8, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2।
ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर 4। तो ये तो हो गया सेटिस्फाइड, ये हो गया सेटिस्फाइड, ये हो गया सेटिस्फाइड। अब क्या करना है, केवल अपन को इस हाइड्रोजन को ध्यान रखना है। तो हाइड्रोजन के अभिकारक पक्ष में 4H2O में 8 हाइड्रोजन परमाणु है, क्योंकि H2O में 2H है। तो उत्पाद पक्ष में H2O में प्रत्येक 2H प्राप्त करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको 4 कर देंगे। तो ये आपका है इसका फाइनल उत्तर। अब कैसे आया देखो, आपको समझ में आ गया होगा पूरा कि भैया इधर पहले अपने रिएक्शन स्टार्ट किया था, तो अपने पास में रिएक्शन क्या था, अपने पास रिएक्शन शुरुआत की जब अपन ने लिखा यहाँ पर Fe+H2O और रिएक्शन हो रही थी अपनी Fe3O4+H2, ये थी अपनी रिएक्शन। राइट, उसको अपन को करना क्या था, संतुलित करना था। संतुलित करने के लिए अपन ने क्या लिखा, यहाँ पर 3 लगाए, यहाँ पर लगा दिया 4, तो ऑटोमेटिक हो गया सेट। ये हो गया, इसको रहेगा, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 4। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हो जाएगा ये सही। नेक्स्ट, 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटे से 54 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो इसका जो राइट आंसर है, मैं पहले सीधे उसकी बात करता हूँ, तो वो है आपका 62.50 किलो जूल। ये है इसका राइट आंसर। अब राइट आंसर बताने इससे तो क्या ही मतलब है ना, इसका राइट आंसर आया कैसे, मैं उसकी थ्योरी के बारे में बात करता हूँ। तो कार का वेग इसने बोला है कि कितना है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे से इसने कर दिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होगा, क्योंकि कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर किया गया शुद्ध कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो है आपके यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि ई काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², के ई बराबर 1/2 mv²। अब देखना इसमें इस वेग के अंदर यहाँ पे अपन देखेंगे तो अपन को वेग की गणना करनी है। तो m क्या यहाँ पर द्रव्यमान है, m द्रव्यमान है, वी वेग। तो w बराबर, w मतलब कार्य बराबर क्या होगा, के काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। वी वेग की बात करें तो वेग अपने पास में 2 है, 36 किलोमीटर पर आवर और 54 किलोमीटर पर आवर। तो v अपने लिखा है यहाँ पर, v को अपने लिखा है वी फाइनल, ये वी फाइनल में अंतिम, और वी आई मतलब इनिशियल। तो अंतिम मतलब आप अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को निकाल देंगे तो आपके पास v की वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो अपन के पास एग्जाम में क्या, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन में दे रखा है द्रव्यमान m बराबर कितना है 1000 किलोग्राम। अपने पास प्रारंभिक वेग दे रखा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और अपने पास अंतिम वेग भी पड़ा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। चूँकि इस प्रश्न में 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका आंसर को निकालने के लिए अपन को पहले क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर सेकंड में करना पड़ेगा चेंज। तो मीटर सेकंड में चेंज करने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, और घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो अपन ने क्या कर दिया, 1000/3600 को अपन कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 5/18 मीटर सेकंड। तो किसी भी किलोमीटर की वैल्यू को अगर आपको मीटर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से क्या करना पड़ेगा आपको, इसको सेटिस्फाइड। तो ये देखो 36 × 5/18 किया अपन ने, तो कितना है आपके पास 10 मीटर सेकंड। 18 दूना 36 और 5 दूनी 2, 5 × 2 10 हो गया, है ना। इसी प्रकार से ये देखो ये वाला 54 × 5/18, तो 18 × 36, इसको आपने इससे काट दिया 3 बार, और ये 3 × 5 = 15, ये आ गया आपका 15 मीटर सेकंड। इस 18 को आपने काट दिया, इस 30 से काट दिया कितनी बार, 2 बार, तो कितना बार आएगा आपका 2 × 5 = 10। तो ये आ गया आपका 10 मीटर सेकंड और 15 मीटर सेकंड। अब इस वैल्यू को डाल दो आप वापस फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूला अपन को याद है, के ई बराबर 1/2 mv फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल। तो फाइनल का मतलब अंतिम वेग, और ये आपका प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग कितना हो गया, 15 का स्क्वायर कर दिया, तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 मीटर सेकंड। 10 का स्क्वायर कर दिया तो कितना हो गया 100 मीटर पर सेकंड हो गया। अब 225 में से आपने क्या कर दिया 100 निकाल दिया, कितना है आपका 125। तो यानी यहाँ पर आपकी v की वैल्यू आई आपके 125। तो वापस आपने क्या कर दिया, के ई बराबर, है ना, के ई बराबर 1/2 mv² की बात कर रहे थे अपन। तो अपने पास v² की वैल्यू आ गई है, कितनी आई 125। तो आप बस पूरी फॉर्मूले के पूरी चीज़ों को आप रख दो यहाँ पे अंदर, वापस फॉर्मूले के अंदर लगा दिया अपन ने। 1/2 1000, एक मतलब m की वैल्यू कितनी 1000 थी अपने को पता है, और 125 की है, इसकी v² की है। तो इस 2 को अपन ने इस 1000 से काटा, कितना है भैया यहाँ पर 500,
और ये कितना हो गया 500 इंटू 125 का कितना है आपका 62,500 जूल। अब चूंकि जूल है उसको आंसर को अपन क्या करना है किलो जूल में चेंज करना है, तो किलो जूल के लिए अपन क्या कर दिया इसके अंदर भाग दे दिया किसका 1000 का दे दिया अपन ने भाग। तो भैया यहाँ पर 1 2 3 संख्या के बाद लगा दिया अपन ने पॉइंट, तो आ गया आपका 62.5 किलो जूल। ठीक है, ये है आपके इसके क्वेश्चन की गणना। अब नेक्स्ट टाइम कभी भी ये क्वेश्चन इस टाइप का आए तो आप फटाक से क्वेश्चन कर लेंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो सेम दे रखा है, नीचे दी गई परिस्थितियों में ए बी सी ई बल, इस ए बी सी में ई क्या है देखो सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। ए बी सी 3 वैल्यूज 3 बता रखा पॉइंट बता रखा, ई इसमें बल है, एम क्या है इसमें द्रव्यमान है कि पिंड पर कार्य कर रहे हैं, ये पिंड है आपके सामने, है ना। तो चित्र में दर्शाया गया अनुसार विस्थापन बड़े तीर के द्वारा दर्शाया गया है। तो ये जो तीर दिखा रहा है ये बता रहा है आपको विस्थापन। ठीक है, ए बी सी में कार्य क्या होगा क्रमशः, ये आपके स्कूल लेक्चर 2022 में आया हुआ है ग्रुप बी के अंदर। अब सुनिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पहले तो इसका जो राइट आंसर की बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो तो हो जाएगा भाई आपका 1 नंबर विकल्प, है ना, शून्य, ऋणात्मक तथा धनात्मक। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर कहाँ से आ गया है शून्य, ऋणात्मक और धनात्मक, इसकी क्या वैल्यूज़ है, कैसे आया। तो इसको समझना पड़ेगा थोड़ा, ना। समझने के लिए आप व्याख्या की तरफ जाएंगे और समझिए पहले हमको कार्य समझना है पहली बात। तो कार्य गणना की सूत्र क्या होता है, तो पहला तो अपन को ये याद करना है कि कार्य गणना का जो सूत्र होता है भैया वो होता है W बराबर एफ डी कॉस थीटा। सुनिएगा, अब F क्या होता है, F होता है भैया बल, D क्या होता है सर, ये होता है विस्थापन, और थीटा क्या होता है कि बल और विस्थापन के बीच में कोण कितना बन रहा है, बल और विस्थापन के बीच कोण कितना बन रहा है। बल क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये आपके पास में कोई वस्तु पड़ी है ना, आप वस्तु पड़ी है, आपने वस्तु को इधर से लगाया धक्का, है ना, तो आप क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। जैसे जैसे आप बल लगाएंगे तो मान लो ये आपकी वस्तु यहाँ पर ए जगह पे पड़ी थी और ये यहाँ पे आपके बी जगह पर आ गई, तो यहाँ से आपने इधर से लगाया एफ मतलब आपने लगाया फोर्स मतलब होता है बल। तो जब आपने बल लगाया तो ये जो आपका बॉक्स था यहाँ पर वो यहाँ से खिसक के इस यहाँ बी की तरफ चला गया, है ना, तो एक ही खिसक बी थे, तो यहाँ से लेकर ये जो इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी तय की है ना, इसी को अपन बोलते हैं भैया विस्थापन। क्या बोलते हैं इसको अपन, इसको बोलते हैं डी विस्थापन। समझ में आ गया। तो बल लगाने पर किसी भी वस्तु पर बल लगाने से क्या करेगी, गतिशील हो जाएगी, और गतिशील होगी क्या होगी, उस दिशा में जिस दिशा में वो जितने आगे बढ़ेगी तो उस प्रारंभिक जगह से जो अंतिम जगह उसकी होगी तो उसके बीच की जगह को अपन बोलेंगे कि उसने कितना विस्थापन किया है ना। अब आप मान लीजिए आपके घर में एक बॉक्स पड़ा है, इस बॉक्स को अगर आप धक्का देते हैं और वो धक्का देने पर खिसक के कहीं दूर जाता है आगे, है ना, 5 मीटर दूर आपने उसको खिसकाया, तो आपने क्या कर दिया, आपने उसके ऊपर बल लगाया, बल लगाने से उसमें क्या आया, विस्थापन आया। अगर मान लो आपके घर की दीवार है, आप दीवार को धक्का लगा रहे हो, दीवार को धक्का लगाने से क्या दीवार खिसक जाएगी क्या, दीवार पे धक्का लगाने से दीवार नहीं खिसकेगी, मतलब वहाँ पर कार्य क्या है, वहाँ पर कार्य शून्य है। क्योंकि अगर किसी भी वस्तु पर बल लगाने पर अगर उसका विस्थापन नहीं होता है तो भैया वहाँ पर कार्य हमेशा क्या माना जाएगा, जीरो माना जाता है। क्या माना जाता है, जीरो। समझ में आ गया। ओके, अब देखिए चूंकि पहला जो आपके पास कार्य का प्रकार दे रखा है उसमें दे रखा है कि भैया थीटा बराबर अगर 0 डिग्री होगा, थीटा 0 डिग्री होगा मतलब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होंगे, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। और कार्य कैसा होगा, कार्य होगा हमेशा धनात्मक। ये चीज़ें समझने वाली। फिर थीटा बराबर 180 डिग्री होगा, तो बल और विस्थापन क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे। कैसे होंगे मैं बताऊंगा अभी आपको। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 180, और कार्य होगा -1, और कार्य क्या होगा, -1 आने पर क्या हो गया, ये ऋणात्मक हो जाएगा। थीटा अगर होगा आपका 90 डिग्री, तब बल और विस्थापन क्या होंगे, एक दूसरे के लंबवत होंगे। कॉस थीटा 90 बराबर क्या होता है, 0, और कार्य क्या होगा आपका, शून्य। क्या होगा, कार्य आपका शून्य। तो परिस्थिति 1 जो आपका है भैया, अब देखो आपकी परिस्थिति 1 देखो, ये आपका ऐसे दे रखा है बॉक्स, इसके ऊपर इस टाइप से आपने देखो यहाँ पे साइन देखो आप इसका, इसलिए ऐसे बना रखा है। ये आपका एक साइन दे रखा है इस टाइप से, और ये साइन दे रखा है। ये आपका बॉक्स नंबर 1 है। अब इस बॉक्स नंबर 1 में दे रखा है ये आपका M है और ये आपका F बल लग रहा है ना, ये आपका F दे रखा है। दूसरा वाला आपका दे रखा है ये वाला साइन, है ना, इसमें इस टाइप से दे रखा है और एक इस टाइप से दे रखा है, ठीक है। और तीसरा वाला जो बॉक्स आपका है, उस तीसरे वाले बॉक्स में इसने बता रखा है ऐसे जा रहा है और ये ऐसे साइन दे रखा है। अब तीनों में देखो फर्क है, तीनों में फर्क क्या है। पहली परिस्थिति क्या बोल रहा है, बल और विस्थापन क्या है भैया, थीटा बराबर 90 है, तो कार्य क्या होगा, शून्य। ये देखो आपका, ये आपका F है।
अब भाई आप किसी चीज़ के ऊपर ऐसे खड़े हो कैसे दबाएंगे, है ना। आप जैसे मान लो आपके हाथ में आपके पास में एक बक्सा पड़ा है, आप बक्से के ऊपर खड़े हो कैसे दबाओगे, तो क्या बक्सा कहीं पे विस्थापन करेगा, क्या नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपका थीटा बन रहा है वो थीटा कितना है 90 डिग्री, है ना। आपका एफ और एम के बीच में जो बन रहा है ना, वो जो कितना बनता है 90 डिग्री, और अपन को थीटा 90 डिग्री बराबर कितना होता है, थीटा 90 डिग्री बराबर होता है आपका जीरो। कितना होता है, जीरो। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आंसर जीरो ही आएगा। ठीक इसी प्रकार से बल और विस्थापन एक दूसरे विपरीत दिशा में हो, जैसे मान लो कि आप बल लगा रहे हो दाईं दिशा में और वस्तु खिसक रही है आपके बाईं दिशा में, तो इस वाले एंगल को अपन जनरली बोलते हैं भैया ये आपका है 180 डिग्री का एंगल। कितना एंगल है आपका, 180 डिग्री का एंगल। तो थीटा बराबर अगर 180 होगा तो कार्य क्या होगा आपका, हमेशा ऋणात्मक होगा, क्योंकि -1 आएगी, वैल्यू क्या होगी, वैल्यू क्या आएगी आपके -1 की वैल्यू। इसी प्रकार से अपने परिस्थिति सी है जो दे रखा है, वहाँ पर बल और विस्थापन क्या है, एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में होगा, तो वहाँ पर थीटा बराबर क्या होगा भैया, थीटा होगा वहाँ पर 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री होगा तब आपका कार्य क्या होगा, +1 होगा, +1 होगा, मतलब कार्य क्या होगा आपका धनात्मक। नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तब आप इसको 1 मिनट में फटाक से क्वेश्चन कर जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपसे अगर बोले कि व्यक्ति है जिसके माथे पर 50 किलो का भार लेके वो खड़ा हुआ है, तो वो उसका विस्थापन क्या होगा, तो भैया उसका विस्थापन होगा 0, ध्यान रखना। ऐसा क्वेश्चन एक बार और भी पूछा गया है, मैं आपको बताऊं। देखो जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति यहाँ से या इस ए बिंदु से शुरू करता है, 10 मीटर इधर चलता है, 50 मीटर इधर चलता है, 20 मीटर इधर चलता है, और लास्ट में यही इस ए बिंदु पर आके खड़ा हो जाता है, तो व्यक्ति का विस्थापन टोटल कितना हुआ। तो अभी ध्यान रखना, हमेशा जिस बिंदु से स्टार्ट हो गया है उसी बिंदु पे आगे खत्म करता है, तो भैया आपका आंसर होगा 0। क्या होगा, विस्थापन। अरे विस्थापन 0 होगा। विस्थापन मतलब क्या होगा, किसी प्रारंभिक जगह से लेकर अंतिम जगह तक का, मतलब प्रारंभिक दूरी से लेकर अंतिम दूरी जो होती है उसको अपन बोलते हैं विस्थापन। और अगर आपने शुरुआती ए से की है और वापस एंड भी ए पे कर रहे हैं तो आपका विस्थापन क्या होगा, 0। और अगर विस्थापन 0 तो कार्य भी क्या होगा, हमेशा 0। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, ये वाला क्वेश्चन लास्ट वाली क्लास में भी आया हुआ है, मैंने आपको बोला भी है, मल्टीपल टाइम पे पूछा गया है। कम से कम इस आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को 4 बार पूछ लिया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है जो कि वृद्धि को रोकता है ना। तो इसको बोल रहा है इनहिबिटरी हार्मोन कौन सा है। तो ये आपका स्कूल लेक्चर 2022 में आया हुआ है, ग्रुप बी के अंदर। आप मेरे हिसाब से 2-3 ग्रुप में एक क्वेश्चन पूछ ही लिया है, सेम क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर वो रहेगा, वो तो रहेगा भैया एब्सिसिक एसिड। कौन सा आपका, ABE जिसको बोलते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया भी था लास्ट क्वेश्चन पे कि भैया आपके पादप हार्मोन होते हैं 5। कौन से, ऑक्सिन, जिबरेलिन, तीसरा बताया था मैंने आपको साइटोकाइनिन, नंबर 4 बताया था मैंने आपको एब्सिसिक एसिड, और नंबर 5 बताया था मैंने आपको हार्मोन का नाम इथाइलिन। इन सब के बारे में फटाफट दे रखा बताता हूँ मैं आपको। एब्सिसिक एसिड पादप हार्मोन है जो कि क्या करता है, क्योंकि पादप की वृद्धि को रोकता है। मुख्य रूप से इसको तनाव की स्थिति जैसे सूखा और नमक तनाव में पादप की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ये स्टोमेटा यानी कि रंध्र होते हैं उसको बंद करने में मदद करता है, और बीज की सुषुप्ति या उसकी डोरमेंसी को प्रेरित करता है। ये वृद्धि को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए इसका नाम दे रखा है तनाव हार्मोन। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, तनाव हार्मोन किसे कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, संदमनकारी हार्मोन किसे कह सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, पादप की वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है। तो सबका आंसर एक ही होगा भैया, एब्सिसिक अम्ल। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बार बार पूछ रहा है आरपीएससी वाला, तो आपको जरूरी नहीं इस बार ये पूछे, इस बार कुछ और घुमा के अगले वाला पूछ ले। तो अगले ऑप्शंस को भी मैं लेके आया हूँ साथ में भैया। जिब्रेलिक एसिड क्या होता है, ये पादप वृद्धि को बढ़ाता है, जैसे तना की लंबाई। सीधा क्वेश्चन आएगा, तना की लंबाई को बढ़ाने वाला और बीज के अंकुरण को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो भैया जिब्रेलिक एसिड। ऑक्सिन का पूछे तो भाई ध्यान रखना, ये कोशिका विभाजन, तना की वृद्धि और जड़ के निर्माण को बढ़ाता है। मैंने कल वाली क्लास में बताया भी था आपको कि किसी भी शीर्षस्थ भाग की वृद्धि, शीर्षस्थ का मतलब सबसे आगे वाला, एपिकल स्टेम और एपिकल रूट वाला जो भाग है ना, रूट का सबसे आगे वाला भाग और तने का सबसे आगे वाले भाग की वृद्धि के लिए कोई जिम्मेदार है तो भैया वो आपका ऑक्सिन जिम्मेदार है। इथाइलिन के बारे में कल मैंने आपको बोला था, इसको इथेफोन भी कहते हैं व्यापारिक रूप से। अंतिम क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, चेक कर लीजिए जाके, वहाँ पे दे रखा है कि फल को पकाने के लिए और पर्णपात के प्रेरित करता है। किसी भी फल को पकाने के लिए जिम्मेदार कौन है, इथाइलिन जिम्मेदार है। इसलिए इसको बोला गया है कि वृद्धि को रोकने की बजाय विशिष्ट प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। और ये पादप वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन कौन सा भैया, तो वो आपका एब्सिसिक एसिड आपका है राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोपेनॉल,
ये क्वेश्चन भी कल वाली क्लास में आया था, वहाँ पे बोला था भैया, वहाँ पर ब्यूटेनॉल की बात की थी, जब मैंने वहाँ पे एग्जांपल देके समझा भी दिया था कि पॉइंट को कि भैया कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा तो आपको ध्यान रखना है COOH लिखा हुआ आ सकता है, इसके अंदर हमेशा लगता है ओइक, क्या लगता है हमेशा, यहाँ पे लिखा है, मैंने कल वाली क्लास में बताया है ओइक। एल्डिहाइड के बारे में बताया मैंने, भैया यहाँ पर CHO आएगा, लिखा हुआ आएगा एल, ध्यान रखना, ये है ना। लास्ट क्लास में ये भी होता था कीटोन क्या होता है ना, C डबल बॉन्ड O, कीटोन में हमेशा आएगा, पीछे लिखा हुआ आएगा क्या भैया, ऑन, प्रीफिक्स में आएगा ऑन। एल्कोहल में आएगा भैया OH और लिखा हुआ आएगा ऑल। अब देख लो आप खुद क्वेश्चन को, पिछला क्वेश्चन अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको ये 1 मिनट में कर लोगे कि भैया प्रोपेनॉन में सर आ रहा है नॉन, तो राइट हो जाएगा कीटोन, खत्म। नेक्स्ट प्रोपेनॉन, जिसे सामान्यतः एसीटोन के नाम से जाता है, ये 3 कार्बनिक यौगिक का नाम, जिसका रासायनिक सूत्र ये है, कोई मतलब नहीं है इसमें। कीटोन का ध्यान रखो, कीटोन क्या है, इसका क्रियात्मक समूह है, और जो कार्बोनिल समूह CO द्वारा विशिष्टता रखता है, कार्बोनिल कार्बन के 2 परमाणु से जुड़ा होता है। प्रोपेनॉन में कार्बोनिल समूह के मध्य कार्बन स्थित होता है, जिसे कीटोन कहते हैं, कीटोन बनता है, क्या बनता है इससे, कीटोन। अन्य विकल्पों में बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, COOH होता है, प्रोपेनॉन में ये अनुपस्थित है, इसलिए राइट आंसर नहीं होगा। एल्डिहाइड क्या होता है भैया, CHO समूह होता है, जिसमें अंत में क्या होता है भैया, ये भी प्रोपेनॉन नहीं बनाएगा, क्योंकि ये बनाएगा प्रोपेनेल। अल्कोहल में OH होता है, जो क्या बनाएगा, ये प्रोपेनॉल बनाएगा, तो ये भी आज का राइट आंसर नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या है इसका, प्रोपेनॉन क्रियात्मक समूह किसका है भैया, कीटोन का। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, अग्निचार क्या है। अभी लेटेस्ट के क्वेश्चंस में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपका साइंस टेक का भी क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इस बार जब पढ़ रहे हो अपना साइंस, तो साइंस के अंदर ध्यान रखना कि इससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि अभी जैसे वर्तमान में S-400, सुदर्शन चक्र, आकाश, इन मिसाइलों के बारे में चर्चा की जा रही है बहुत ज़्यादा, तो आपसे ये क्वेश्चंस वहाँ से पूछा जा सकता है। S-400 की टेक्नोलॉजी के बारे में, उसकी प्रोड्यूसिंग कंपनी के बारे में, उसके मारक क्षमता के बारे में, है ना, उसका जो मल्टीपल यूजेस क्या है, वो सब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको समझिएगा। अग्नि 4 क्या है, जिसका हाल ही में भारत ने परीक्षण किया है, ये आपका 2022 का क्वेश्चन है। तो अग्नि 4 आपका है भैया इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, क्या है भैया आपका, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है आपकी ये, इसके बारे में कर रहे हैं अपन बात, ठीक है। तो देखते हैं क्या है ये इसकी पूरी कहानी। तो अग्नि 4 भारत सरकार द्वारा विकसित एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको IRBM लिखा गया है। इसका हाल ही में 6 सितंबर 2024 को ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परिक्षण रेंज इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में सफल परीक्षण किया गया है। ये मिसाइल 4000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। अग्नि 5 की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है, अग्नि 4 की मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है। 1 टन परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। तो यानी ये बैलिस्टिक मिसाइल कैसी बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे DRDO रक्षा अनुसंधान संस्थान एवं विकास संस्थान ने विकसित किया है, और ये भारत की सामरिक रक्षा क्षमता को मजबूत करने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इंपॉर्टेंट है। अन्य विकल्पों का बात करते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट, ये एक नौसैनिक युद्धपोत है, मिसाइल नहीं है, समझिएगा। नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट जो इसका एग्जांपल दे रखा था, वो भैया क्या है, नौसैनिक युद्धपोत है। एंटी सबमरीन मिसाइल, सबमरीन क्या होती है, पनडुब्बी होती है, तो ये पनडुब्बी रोधी हथियारों से संबंधित है, जो अग्नि 4 के लेने देना ऐसा नहीं है। नंबर 4 दे रखा है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब होता है लगभग 4-5 हज़ार किलोमीटर के आसपास। तो अग्नि 5 जैसी मिसाइलों के लिए लागू होता है, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक होती है। अग्नि 4 की कितनी है, 4000 किलोमीटर। तो अग्नि 5 जो मिसाइल है उसको अपन बोलते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में डाल सकते हैं, इतनी बड़ी मिसाइल की रेंज है भैया। आप भारत से खड़े खड़े आप 5000 किलोमीटर, मतलब आप भले अफ्रीका के किसी भी देश या फिर आप बात कर ले 5000 किलोमीटर पर आपका इसमें आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया भी आ जाएगा, ओशिनिया ग्रुप भी आ जाएगा। तो आप इतनी दूरी तक आप किसी भी मिसाइल को मार सकते हैं, मिसाइल की क्षमता को आप वहाँ तक प्रोड्यूस कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। अगला है कार्बन के निम्नलिखित में से किसका गलनांक सर्वाधिक है। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट कर रहा है ना, तो थोड़ा इसमें ध्यान रखना, ये इसका मामला क्या चल रहा है ना। इसका जो राइट आंसर है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ सीधा सीधा, इसका राइट आंसर जो है वो तो है भैया एसिटिक एसिड। क्या है आपका, एसिटिक एसिड। अब कैसे है वो भी देखो आप। तो गलनांक मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सिंपल सी बात, आप किसी चीज़ को, जैसा आपके पास में कोई लोहे की तो क्या आपके पास मान लो पानी है ना,
तो आप पानी को जब जैसे पानी तो क्या गलाएंगे, पानी को तो गलाया हुआ ही पहले से। आपके पास में मान लेते हैं कि बर्फ़ का टुकड़ा है, तो बर्फ़ का टुकड़ा है जो है वो मेल्ट करेगा। मेल्ट का मतलब क्या होगा, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो जब आप बर्फ़ का टुकड़ा जो है 0 डिग्री पर है, जैसे ही वो उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होता है, पिघलता जाएगा, तो उसको बोलते हैं गलना। तो किसी यौगिक के अणुओं के बीच अंतर आणविक बलों पर निर्भर करता है। ये बल जितने मजबूत होंगे गलनांक उतना ही अधिक होगा। यहाँ पर देखा मीथेन CH4 है, गैर ध्रुवीय अणु है। अंतराणविक बल केवल कमजोर लंदन बिखराव बल होता है, इसमें लंदन बल होता है। क्लोरोफॉर्म CH3 एक ध्रुवीय अणु है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तगड़ा, वो बनाएगा ज़्यादा, उसका होगा मेल्टिंग पॉइंट। इथेनॉल के अंदर एक ध्रुवीय अणु है, इसमें OH समूह होता है जो हाइड्रोजन बंध बनाने में सक्षम है, पर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो होगा थोड़ा कमजोर। तो चूंकि आपका एसिटिक एसिड है, एक ध्रुवीय अणु भी है, इसके पास में कार्बोक्सिलिक समूह भी है, और जो बहुत मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अब हाइड्रोजन बॉन्ड जितना मजबूत होगा उसका गलनांक उतना क्या होगा, मजबूत होगा। एसिटिक अम्ल एक होता है डाइमर के रूप में होता है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को और मजबूत बना लेता है। अंतराणविक बल बहुत मजबूत होने के कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होने के कारण, डाइपोल आकर्षण और लंदन बिखराव बल के कारण क्या होता है, इसका गलनांक होता है 16.6 डिग्री। अन्य विकल्पों की तुलना में बहुत अधिक, क्योंकि हाइड्रोजन बंध और डाइमर के गठन से ठोस अवस्था में बनाए रखता है। तो ठोस अवस्था ज़्यादा होगी तो उसको पिघलने में लगेगा टाइम, और पिघलने में टाइम लगेगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, उसका गलनांक होगा ज़्यादा। इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा, तो भैया इसका राइट आंसर रहेगा, पहली बात तो वो रहेगा 3:8। क्या रहेगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका 3:8। कैसा है 3:8? तो आप सुनिएगा। आप देखो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जो कार्बन है आपको मैंने लास्ट क्लास बताया भी है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, इसका वेट होता है भैया 12। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है भैया 8, इसका वेट होता है भैया 16। समझ में आ गया ये मामला। अब आगे क्वेश्चन में आप इसकी व्याख्या को देखो। तो कार्बन CO2 का अणुभार कितना है, तो अणुभार अपन ने बोला 12 होता है ना। ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है, 16 होता है। अपन ने देखा कि भैया कार्बन कितना है, देखो कार्बन कितने अपने पास में, अब भाई अपने पास फॉर्मूला क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में, तो कार्बन कितना है, कार्बन है 1, ऑक्सीजन कितने अपने पास, ऑक्सीजन है 2, तो आप मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर। तो 12 × 1 पहली इक्वेशन ये होगी, दूसरी इक्वेशन हो जाएगी भैया 16, तो 16 × 2 कितना हो गया आपका ये 32। अब 12:32 आ जाएगा। 12:32 को आप 4 से काटो, 4 3 12 और 4 8 32, तो कितना हो गया ये 3:8 इसका हो गया राइट आंसर। क्या हो गया 3:8 इसका होगा राइट आंसर। तो देख लीजिए यहाँ पे वही दे रखा है, CO2 में 12 प्लस 2 × 16, तो 12 कितना हो गया, 12 + 2 32, और टोटल वेट कितना है 44। क्योंकि द्रव्यमान का अनुपात अपने को पता है, कार्बन का कितना है 12, ऑक्सीजन का कितना हो गया 32, तो अपन का आंसर क्या आएगा 12:32। और इस 12:32 को अपन ने कैलकुलेट किया कितने 4 से, तो 4 3 12 और 4 8 हो गया भैया आपका 32। तो आंसर क्या है आपका 3:8, ये इसका राइट आंसर है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें एक चीज़ कि भाई मॉलिक्यूलर वेट पूछेगा आपको, तो वेट आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको यहाँ पे लिख दूँ कि हाइड्रोजन जो होता है भैया उसका वेट जनरली आता है आपका 1, ध्यान रखना। कार्बन जरूरी पूछता है बहुत बार, तो कार्बन का वेट पता होना चाहिए आपको कितना होता है भैया, इसका वेट होता है सॉरी इसका नंबर तो होता है भैया आपका 6, नंबर क्या होता है, नंबर 6 होता है। वेट कितना होता है इसका 12। ऑक्सीजन का भी ध्यान रखना, इसका नंबर तो होता है भैया, देखो मैं लिख दूँ नंबर, इसके नंबर 1 है इसका, नंबर है इसका 6, नंबर है इसका 8, तो इसका वेट कितना होगा, नंबर इसका वेट होगा भैया करीब करीब 16। ठीक है। इसी प्रकार से कभी कभी पूछ लेता आपसे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का नंबर होता है भैया 7, वेट होता है इसका आपका 14। ठीक है। इसी प्रकार से कभी कभी पूछ लेता आपका यहाँ पर सोडियम का, वो भी ध्यान रखना, सोडियम का नंबर होता है 11 और सोडियम का वेट होता है भैया आपका 23। ठीक है। इसी प्रकार से कभी कभी पूछ लेता आपका कैल्शियम, कैल्शियम का ध्यान रखना, वेट नंबर तो होता है इसका 20 परमाणु क्रमांक, और परमाणु भार इसका जो होता है वो होता है भैया 40। लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन कराया आपका परमाणु भार वाला, पहला क्वेश्चन ही है, उस पहले क्वेश्चन में मैंने ये सब कैलकुलेशन करके दिखाया आपको। इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें को समझिएगा। तो ये सब के सब के आपके पास ये सब के सब आपका एटॉमिक मास है, यानी कि आप परमाणु भार है ये, और इधर वाले नंबर दे रखे हैं कि आपके परमाणु क्रमांक। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, देखो आपके लिए ये है आपके परमाणु क्रमांक, क्या है आपके ये, मैं लेता हूँ ये आपके हैं परमाणु, ये परमाणु क्रमांक,
ठीक है। और इधर लिखता हूँ मैं आपका ये सब क्या है, ये है आपके परमाणु भार, समझिएगा। तो ये परमाणु भार और ये परमाणु क्रमांक दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, इस बार फिर से पूछ लेगा। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है। अब हार्मोन की बात कर रहा है, और मैंने आपको लास्ट क्लास से बोला भी है कि 10th क्लास का क्वेश्चन बार बार आ रहा है, चैप्टर नंबर 6 से इस बार भी आया। देखो ये 2022 के आपके स्कूल एजुकेशन के अंदर से आया हुआ है। इसने बोला कि मनुष्य के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं होता है। अब पहले ध्यान रखना, अग्नाशय आपकी बॉडी की होती है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि मतलब आपके बॉडी क्वेश्चन में आ गया भैया कि आपके शरीर के अंदर कौन सी ग्रंथियाँ होती है। 3 तरह की ग्रंथियाँ होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, बहिःस्रावी ग्रंथियाँ और मिश्रित ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ मतलब वो ग्रंथियाँ जो सीधा अपने प्रवाह, अपने पदार्थ को, अपने जो उत्पादों को सीधे रक्त में डाल देती है, उसको बोलते हैं अपन अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। वे ग्रंथियाँ जो अपने पदार्थों, अपने जो स्राव को किसी नलिका के द्वारा स्रावित करती है ना, तो उनको बोलते हैं अपन बहिःस्रावी। और जो दोनों काम कर ले उसको बोलते हैं अपन मिश्रित ग्रंथि। तो अग्नाशय क्या आपका एक मिश्रित ग्रंथि का एग्जाम्पल है। अब ये बोल रहे हैं इसमें कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं करता है, तो भैया ये ग्लूकागोन को भी स्रावित करता है, ये इंसुलिन को भी स्रावित करता है, ये सोमेटोस्टेरोन को स्रावित करता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो रहेगा आपका रिलैक्सिन। रिलैक्सिन को वो भैया स्रावित नहीं करता है। यहाँ पे इसने बोला है, जाने ना, नहीं पूछा है ना, ऐसा नहीं अग्नाशय पूछा है सो ठोक दो इंसुलिन राइट आंसर, गलत है, समझिएगा। अग्नाशय या पैनक्रियाज एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि कई हार्मोनों का स्राव करती है, जो मुख्य रूप से रक्त शर्करा, ब्लड शुगर को और पाचन की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। पहला हार्मोन का नाम है आपका ग्लूकागोन। अब ध्यान रखना, अग्नाशय जो होता है ना आपका, वो अग्नाशय के अंदर क्या होती है, अग्नाशय संरचना जो होती है आपकी, तो अग्नाशय की संरचना के अंदर क्या होती है, स्पेशल चीज़ें होती है बहुत सारी। तो ध्यान रखना, अग्नाशय के अंदर 3 तरह की कोशिकाएं होती है। एक होती है आपकी अल्फा कोशिकाएं, एक होती है बीटा कोशिकाएं, एक होती है आपकी गामा कोशिकाएं। इस अल्फा जो होती है कोशिकाएं, इससे निकलता है भैया आपका ग्लूकागोन, इस बीटा कोशिका से निकलता है आपका इंसुलिन, और इस गामा से निकलता है आपका सोमेटोस्टेटिन। कहानी आ गई समझ में, आपका इतना समझ में आ गया, मामला खत्म। अल्फा बोले तो ग्लूकागोन, बीटा बोले तो इंसुलिन, और गामा बोले तो आपका सोमेटोस्टेटिन। तो देखिएगा, ग्लूकागोन एक अग्नाशय अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। अब समझ में आ गया आपको कि कहाँ से स्रावित हो रहा है आपका ग्लूकागोन की कोशिकाओं। ग्लूकागोन कहाँ से आ रहा है, अल्फा सेल से आ रहा है। ये रक्त को शर्करा को बढ़ाने की मदद करता है, यानी कि आपके बॉडी की क्या करता है, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है। और आप जब खाना नहीं खाते हैं, आप भूखे रहे, तो भूखे रहोगे क्या, बॉडी को तो ग्लूकोज चाहिए ना, एनर्जी चाहिए। तो जब आप भूखे हैं उस दौरान, आपने जब जैसे मान लो खाना नहीं खाया, आपने फास्ट किया, आपने व्रत है आपका, तो उस व्रत के समय आपने जब खाना नहीं खाया उस दिन, तो आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन के रूप में जो जमा है बॉडी में चीज़ें, उसको आपकी बॉडी ने क्या कर दिया, ग्लाइकोजन को क्या बना दिया, ग्लूकोज में बना दिया। और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज बनाने में आपकी बॉडी में क्या बन गई, एनर्जी बन गई। ये काम होता है, ठीक है। जबकि इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। क्या करता है, ये आता है किससे, पहले तो ये आता है बीटा कोशिकाओं से। क्या करता है ये आपकी बॉडी में, ये भैया आपकी बॉडी में शुगर के लेवल को घटाता है। तभी तो अपन को पता है, जिस व्यक्ति को शुगर हो गया, तो शुगर हो गया मतलब क्या हो गया, उसके बॉडी में इंसुलिन बनना हो गया बंद। जैसे इंसुलिन बनना बंद हो गया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको भाई बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो इंजेक्शन लगता है इंसुलिन का, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या होता है, रिलैक्सिन हार्मोन आता है भैया गर्भावस्था के दौरान, ओवरी से आने वाला। कौन से वाला से आना है, ओवरी और प्लेसेंटा, है ना। गर्भाशय के अंदर जो आपकी गर्भावस्था में उसकी ओवरी की सेल्स होती है, प्लेसेंटा जिसको बोलते हैं ना, गर्भाशय के अंदर। तो उस गर्भाशय की दीवारों में जब जो आपको हार्मोन चाहिए वो होता है रिलैक्सिन हार्मोन। ये गर्भाशय ग्रीवा को नरम करने और श्रोणि स्नायु बंधन को ढीला करने में मदद करता है, जिससे क्या हो, प्रसव आसान हो। अब ये क्या करता है, जो भी गर्भावस्था के दौरान जो महिला होती है, उसके बच्चे को प्रोड्यूस करने के लिए, है ना, उसको बच्चे को गर्भाशय की गर्भनाल से बाहर निकालने के लिए इंपॉर्टेंट है ये रिलैक्सिन हार्मोन। तो इसका इस अग्नाशय से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अपना ही राइट आंसर है। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन क्या होता है, ये आता है भैया आपका डेल्टा कोशिकाओं से। कहीं कहीं पे डेल्टा लिखा हुआ आता है, कहीं कहीं पे गामा कोशिकाएं लिखा होता है। तो बात समझ लेना, अल्फा बीटा डेल्टा या अल्फा बीटा गामा, ये ध्यान रखना। इंसुलिन ग्लूकागोन के स्राव को नियंत्रित करता है और पाचन की प्रक्रियाओं को क्या करता है भैया, मंद करता है। ये इसका काम है, अग्नाशय द्वारा ये स्रावित होता है। तीनों हार्मोन कहाँ से आते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागोन और आपका सोमेटोस्टेटिन। ये तीनों हार्मोन किससे आते हैं, तीनों हार्मोन आते हैं आपके अग्नाशय से। इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय अनुसंधान संस्थान इसरो ने किस ठोस रॉकेट बूस्टर का स्थैतिक परीक्षण किया है। इंपॉर्टेंट है, जो कि भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान MK3 के
GS-200 रॉकेट बूस्टर का मानव रेटेड संस्करण है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका पहली बात है आपका HS-200। क्या है HS-200? अब क्या है HS-200? कहानी सुनते हैं इसकी। तो HS-200 देगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान आपका ISRO ने HS-200 ठोस रॉकेट बूस्टर का स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक 13 मई 2022 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया। तो आपको पता होना चाहिए तो भैया, एक तो इसरो पता होना चाहिए, है ना। इसरो का गठन कब हुआ था? 1969 से, है ना। पहले ये उसको पार था, उस इसरो बनाया गया था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। HS-200 क्या है आपका? भूतुल्यकालिक। भूतुल्यकालिक का मतलब होता है जियो सैटेलाइट बोल सकते हैं अपन, है ना। जियो सैटेलाइट का मतलब है जिसका जो परिभ्रमण काल है वो 24 घंटे के बराबर होता है। ये उपग्रह प्रक्षेपण यान मार्क 3 GSLV Mk3 जिसे LVM-3 नाम से जाना जाता है के S-200 रॉकेट बूस्टर का मानव रेटेड संस्करण है। ये बूस्टर गगनयान मिशन के लिए उपयोग किया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा? गगनयान मिशन। भारत का बहुत ही बहुप्रतीक्षित एक आपका मिशन है गगनयान, जो कि माना गया है कि भारत का चंद्रमा पर जो मिशन रहेगा मानव मिशन, उसका नाम है गगनयान, क्योंकि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। अंतरिक्ष उड़ान मिशन है भारत का पहला, इंपोर्टेंट है ध्यान रखना। HS-200 में 203 टन ठोस ईंधन भरा गया है। उसे 135 सेकंड तक परीक्षित किया जाएगा। इससे लगभग 700 मापदंडों की निगरानी की गई है और सभी प्रणालियों का प्रदर्शन सामान्य रहा है। तो ये गगनयान के लिए इंपोर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन आपका है 21वां अन्य परमाणुओं की 3.011 इंटू 10⁻23 संख्या का द्रव्यमान कितना होगा? इसका द्रव्यमान निकालना है। द्रव्यमान निकालने के लिए भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेटर बनना पड़ेगा। आपको अवगाद्रो संख्या क्या होती है इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। अब चूंकि इसका राइट आंसर जो दे रखा है वो तो दे रखा है आपका भैया 7 ग्राम। क्या दे रखा है? 7 ग्राम। कहाँ से आया 7 ग्राम? देखिए कहानी को। तो नाइट्रोजन परमाणु की संख्या क्या दे रखी है? 3.011 इंटू 10⁻23। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? वो होता है आपका 14। मैंने आपको अभी बोला है कि n जो होता है भैया उसका n का क्रमांक कितना है? n का क्रमांक तो है 7, वेट कितना है इसका? 14। अवगाद्रो संख्या क्या होती है? तो अवगाद्रो संख्या का मान भी ध्यान रखना, हमेशा याद है, एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन सीधा आ जाएगा कि अवगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? तो 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु पर मोल, यानी एक मोल बराबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो एक मोल नाइट्रोजन के बारे में बात करेंगे तो उसका द्रव्यमान कितना आएगा? 14 ग्राम। और एक मोल बराबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो गया? 14 यूनिट हो गया। और ग्राम में मोलर मास के रूप में कितना हो गया? 14 ग्राम हो जाएगा। तो मोलों की संख्या को ज्ञात करने के लिए क्या होता है? हमेशा मोल की संख्या निकालनी है अगर आपको, तो परमाणुओं की संख्या बटा अवगाद्रो संख्या। परमाणु संख्या कितनी है? परमाणु संख्या दे रखी है अपने पास ऊपर 3.011 इंटू 10⁻23 बटा अवगाद्रो संख्या कितनी है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा? आंसर आएगा 0.5। कितना आएगा आपका? ये इसका आधा है भैया। 6.022 इंटू 10⁻23 का आधा क्या है आपका? 3.00। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा आपका? ये आधा आएगा। इस 0.5 मोल को आपने क्या कर दिया? 14 ग्राम के साथ में कर दिया। 14 ग्राम के साथ में कर दिया आपने कैलकुलेट। आंसर क्या आएगा आपका? 7 ग्राम। कितना आएगा आपका आंसर? 7 ग्राम। तो समझिएगा चीज़ों को, इंपोर्टेंट है ये, है ना। पहला नाइट्रोजन का परमाणु का ये संख्या दे रखी है अपने पास में क्वेश्चन में। हाँ, वेट आपको पता होना चाहिए, 14 होता है इसका। अब इसको परमाणु मोल संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मोल संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है परमाणुओं की संख्या बटा अवगाद्रो संख्या। तो अवगाद्रो संख्या कहती है ये संख्या। तो इसको क्या करो? कैलकुलेट करो और फिर इसके साथ में जो उसका परमाणु भार क्या कर दो, इसका गुणा करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में इसका। अगला है आपका फिर से एक अभिक्रिया वाला क्वेश्चन। लास्ट क्लास में मैंने बोला भी था अभिक्रिया का क्वेश्चन एक पक्का आ सकता है, तो इस बार भी ये आपका 2022 वाले में फिर रिपीटेड है ग्रुप डी के अंदर। तो इसमें दे रखा है कि भाई ये आपका लैड प्लस कॉपर क्लोराइड, लैड क्लोराइड प्लस कॉपर बाहर निकल गया। तो इस प्रक्रिया में ये अभिक्रिया कौन सी है? तो ये अभिक्रिया मैंने कल वाली क्लास में बोला भी था, ये लैड ने क्या कर दिया? इस कॉपर को यहाँ से हटा दिया, खुद क्या यहाँ पे आ गया? ऐड हो गया। और इस कॉपर को निकाल दिया इसने बाहर। क्या कर दिया? कॉपर को कर दिया इसने आउट, कॉपर निकल गया बाहर। तो जब किसी एक, जैसे मान लो मेरे पास में से ही आपका ये ए है और इधर लिख दिया मैंने बी और सी है, इस ए ने क्या कर दिया? इस बी को ठोक थप्पड़ यहाँ से निकाल दिया बाहर, ए के साथ में खुद हो गया अटैच, ए प्लस सी प्लस बी को निकाल दिया इसने बाहर।
तो इसका क्या हो गया, ये तो निकल गया बाहर, तो ये क्या हो गया, विस्थापित हो गया ना। किसी चीज़ को बाहर निकालना मतलब क्या हो गया, विस्थापित। तो ये आंसर क्या हो गया इसका राइट होगा आपका आंसर भैया विस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है विस्थापन अभिक्रिया, और 4 ऑप्शन के बारे में करेंगे बात। दिया गया रासायनिक समीकरण दे रखा है, ये आपका पीबी क्या दे रखा है, लैड, ऐसी से जिसको बोलते हैं। तो लैड प्लस कॉपर क्लोराइड क्या बन गया आपका, लैड क्लोराइड प्लस बन गया कॉपर। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि ये ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी यौगिक में कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या करेगा, विस्थापित। और इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर की तुलना में लेड जो है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है, मतलब उसकी जो पावर है वो ज़्यादा है, किससे, कॉपर से। क्या कर देगा वो, डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस करने का मतलब होता है विस्थापन कर देना। तो लेड कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित करता है, और कॉपर ठोस रूप में निकल जाएगा इससे बाहर। अन्य विकल्पों की बात करते हैं। अगर मान लो अभिक्रिया में केवल एक तत्व ने एक दो तत्व को अलग कर दिया तो होता है विस्थापन। पर अगर दो तत्व किसी दो तत्व की जगह को चेंज कर लेते हैं, जैसे एग्जांपल दे रखा आपका कि भैया ए एक्स प्लस बी वाई दे रखा है ना, ए एक्स प्लस बी वाई क्या बन गया आपका, ए वाई और बी एक्स। मतलब क्या हो गया, ए के साथ में तो भैया आ गया वाई, और एक्स के साथ चला गया, बी के साथ चला गया एक्स चला गया। तो यहाँ पर दो का क्या हो गया, दो तत्वों का हो गया आदान प्रदान, तो उसको बोलते हैं भैया द्विविस्थापन। समझ में आ गया, एक का होता तो विस्थापन, दो का हुआ तो द्विविस्थापन। यहाँ केवल लैड तत्व कॉपर को विस्थापित करता है, इसलिए क्या हो गया, द्विविस्थापन नहीं होगा। समझ में आ गया, क्योंकि लैड ने कॉपर को अलग किया तो केवल एक ही तत्व अलग हुआ, बाकी तो सेम ही रहा ना। वियोजन मतलब क्या होता है, इसको अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें ये टूट कर दो या अधिक भागों में टूट जाता है, जैसे का ए बी ए प्लस बी। इसको अपन क्या समझेंगे, तो समझ ऐसे समझते हैं, CO2 अपने पास में, CO2 को तोड़ेंगे क्या करेगा, C प्लस O2 के रूप में टूट जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। संयोजन का मतलब क्या होता है, जोड़ने वाला। तो जोड़ने वाला का मतलब क्या हो गया, दो या दो से अधिक तत्व तो जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक यौगिक बनेंगे। जैसे आपका A प्लस बी क्या बनेगा आपका AB। इसी को उल्टा कर दो आप, C प्लस O2 क्या बनेगा CO2। इसी प्रकार आप पढ़ते छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, सोडियम क्लोराइड Na प्लस Cl क्या बन गया आपका NaCl, नमक बन गया। तो सोडियम प्लस क्लोराइड क्या बन गया आपका, सोडियम क्लोराइड। कैसी अभिक्रिया आपकी, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब जोड़ना, वियोजन मतलब तोड़ना, द्विस्थापन मतलब दो अणुओं का अलग होना, विस्थापन मतलब किसी एक परमाणु के अणु का अलग होना। नेक्स्ट आपका नीचे दिए गए कूटों की सहायता से अनुरूप अंगों के युग्मों का चयन कीजिए। इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है, बड़ा इंपोर्टेंट है। इसने बोला अनुरूप अंग, क्या बोला इसने, अनुरूप अंग का मतलब लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको बोला भी था, समजात अंग और समवर्ती अंग। अरे जो समजात में मैंने आपको लिखवाया भी था लास्ट क्लास का, क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। पिछली बार इसने पूछा था समजात अंग, इस बार क्या पूछ रहा है, समवर्ती अंग। तो ध्यान रखिएगा, समजात अंग में मैंने बोला जिनकी उत्पत्ति समान, जिनकी उत्पत्ति अलग अलग और कार्य समान होता है उसको अपन बोलते हैं समजात अंग। जिनकी उत्पत्ति समान और कार्य क्या होता है, अलग अलग, जिनकी उत्पत्ति तो होती है अलग अलग और कार्य होता है समान, उसको बोलते हैं अपन क्या, समवर्ती अंग। क्या बोलते हैं उनको अपन, उनको बोलते हैं अपन समवर्ती अंग। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो चमगादड़ और कबूतर की पंख। अब पहले आप चीज़ों को समझेगा, चमगादड़ आपका अलग ग्रुप है, कबूतर एक अलग ग्रुप है, और दोनों का काम क्या है, दोनों का काम तो एक है ना भैया, चमगादड़ भी उड़ता है, कबूतर भी उड़ता है। इंसान और हाथी, इंसान के दांत हाथी के दांत। अब इंसान के दांत और हाथी के दांत देखो, इंसान का ग्रुप क्या भैया, मैमल, हाथी का ग्रुप भी क्या है, मैमल। दोनों का ग्रुप सेम है, काम दोनों के क्या है, हाथी के दांत के काम क्या है, हाथी के दांत का काम क्या होता है, हाथी के दांत जो बाहर वाले तो दिखाने के, खाने के थोड़ा है। आलू और शकरकंदी की बात करते हैं तो आलू का ग्रुप क्या है, अलग, शकरकंदी का ग्रुप क्या है, अलग। दोनों अलग अलग ग्रुप होने के बावजूद क्या करता है, दोनों के पास में क्या भरा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट। राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर इसका दे रखा है ए और सी। राइट आंसर क्या दे रखा है इसका, ए और सी। सुनिएगा, एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, वे अंग जिनकी मूल उत्पत्ति तो होती है अलग अलग लेकिन कार्य क्या होता है समान, उन्हें क्या बोलते हैं अपन, अनुरूप अंग कहते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, चमगादड़ और कबूतर के पंख क्या है, दोनों उड़ने के काम आते हैं लेकिन संरचना उत्पत्ति दोनों की क्या होती है, अलग अलग। तो ये आपका अनुरूप अंग है। मैंने लास्ट वाली क्लास में बताया भी था, है ना, क्या बताया था मैंने आपको, मैंने एक जो लिखाया था आपका समजात अंग, एक क्या लिखा था मैंने आपका, एक लिखा था समजात और एक लिखा था मैंने आपका समवर्ती। क्या लिखा था मैंने आपका, समजात, और एक लिखा था मैंने आपका समवर्ती। दोनों में एक समझाया भी था आपको, है ना। समजात का मतलब क्या था, तो सुनिएगा, समजात का मतलब था जिनकी उत्पत्ति क्या है, इनकी उत्पत्ति तो समान है। क्या लिखा मैंने, उत्पत्ति लिखा था यहाँ पर, तो उत्पत्ति तो क्या है आपकी, उत्पत्ति तो लिखा मैंने आपको यहाँ पर समान, उत्पत्ति एक जगह से रही है। और कार्य क्या है सबका, इन सबके कार्य थे आपके अलग अलग। कार्य कैसे थे आपके सबके अलग अलग, ध्यान रखना, कार्य क्या था सबका अलग अलग।
जबकि समवर्ती में क्या बोलेंगे, समवर्ती में उत्पत्ति क्या है, उत्पत्ति क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन उत्पत्ति क्या है, उत्पत्ति तो है भैया असमान, उत्पत्ति क्या है आपका, उत्पत्ति तो है भैया यहाँ पर असमान, अलग अलग जीवों की उत्पत्ति अलग अलग जीवों से होगी। क्योंकि कार्य क्या है सबका, कार्य सबका है भैया समान, मतलब सबके जो पूर्वज है वो तो है अलग अलग, काम सबके क्या है एक जैसे, तो काम सबके एक जैसे, तो मतलब मैं इसका राइट आंसर दे रखा है, वो दे रखा है ए और सी, चमगादड़, कबूतर के पंख, आलू और शकरकंदी, ये इसका राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस बीमारी के लिए लागत का एक कम लागत वाला एक टीका विकसित किया है ना, तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो है स्वाइन फीवर। क्या है आपका इसका, स्वाइन फीवर। क्या है स्वाइन फीवर, देखिएगा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ICR IVRI बरेली के वैज्ञानिकों ने हाल ही में क्लासिकल स्वाइन फीवर CSF के लिए कम लागत वाला टीका विकसित किया है। ये टीका पारंपरिक लैपिनाइज्ड CSF वैक्सीन की तुलना में अधिक किफ़ायती है। इसकी कीमत लगभग 15 से 25 प्रति खुराक होती है। एक खुराक का रेट 15 से 25 रुपये के आसपास होता है और नया टीका मात्र 2 रुपये प्रति खुराक से भी कम में उपलब्ध है। पहले वाले का रेट 15 से 25 था, वर्तमान वाले का कितना 2 रुपये, तो ये बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। ये टीका सुरक्षित, प्रभावी, स्थायी प्रतिरक्षा प्रदान करने में और सूअर पालन करने के लिए किसानों को आर्थिक रूप से क्या करता है, लाभ प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, 10 किलोग्राम का एक द्रव्यमान मेज के बिंदु पर है, ये ए से 2 मीटर की दूरी पर स्थित है और बी तक खिसकाया जाता है। यदि ए और बी के क्षैतिज रेखा पर स्थित है तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो भैया इसका राइट आंसर जो है, पहली बात तो वो इंपॉर्टेंट है, समझने वाली चीज़, तो वो तो दे देगा भैया आपका शून्य। कहाँ से आया शून्य, चीज़ों को समझिएगा, इंपॉर्टेंट है कि भैया द्रव्यमान दे देगा कितना किलो, 10 किलो। प्रारंभिक वेग कितना दे देगा आपका, प्रारंभिक अंतिम बिंदु कितना है, प्रारंभिक ए अंतिम बिंदु बी किस रेखा में, क्षैतिज रेखा में, सीधी रेखा में। विस्थापन दे देगा डी बराबर कितना भैया, 2 मीटर। अब सुनिएगा, गुरुत्व बल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो F बराबर होता है mg। m का मान कितना दे रखा अपने पास में, 10 किलोग्राम। g का मान कितना दे रखा है, 9.8। गुरुत्व त्वरण कितना 9.8 होता है, 9.8 × 10 कितना है आपका 98 न्यूटन। लेकिन ये नीचे की ओर होता है, क्या होता है आपका ये नीचे की ओर ऐसे लग रहा है, ठीक है। यानी कि विस्थापन क्या है, विस्थापन आपका क्षैतिज दिशा में है। तो ये बोला कि गुरुत्वीय बल नीचे की ओर लगता है और वस्तु का विस्थापन क्या है भैया, क्षैतिज दिशा में। यानी बल और विस्थापन एक दूसरे क्या हो गया भैया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे के हो गया भैया लंबवत। क्या हो गया आपका, लंबवत। तो यहाँ पे दे रखा है कि बल और विस्थापन के बीच में कोण क्या बन गया आपका, 90 डिग्री। क्या बन गया आपका, अरे 90 डिग्री का कोण बन गया। अभी पीछे वाला एक बल वाला क्वेश्चन करके आए अपन, तो उसमें भी देखा अपन ने, जब 90 डिग्री का हो जाएगा मान तो 0 आएगा, कितना 0 आएगा। तो यहाँ पे दे रखा है W बराबर FD cos 90। अरे FD cos थीटा 90 आ गया, 90 थीटा का मान कितना था 0। तो इस 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, सबके साथ वैल्यू क्या आएगी 0। तो क्या गया, कार्य कितना होगा 0। ध्यान रखना है, अगर आपके F बल और विस्थापन की दोनों की दिशा एक दूसरे के लंबवत होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो हमेशा आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली बार वाला में जैसे ऑप्शंस में दे रखे थे 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इस बार एक सिंगल ऑप्शन दे रखा है। ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, यही आपके RPC की विशेषता है। तो ये सेशन आज का यहीं पे करेंगे समाप्त। अब तक ये 2 क्लासों के अंदर मैंने करीब 25 क्वेश्चन आपके करवा दिए हैं। आगे वाली 2 या 3 क्लासों में मैं आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ज्ञान अकेडमी के साथ में। जय हिंद।